आज पूरे वर्ल्ड में चारों ओर कॉन्फ्लिक्ट्स ही चल रहे हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो, इजराइल और हमास का, या फिर इजराइल और ईरान का। एक वक्त ऐसा आ गया था जब पूरी दुनिया में लोग ये सोचने लगे थे कि अब तो वर्ल्ड वॉर शुरू ही होने वाला है। लेकिन इस सब में मारे जा रहे हैं मासूम लोग। आज बात करेंगे एक ऐसे ही मेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सीरिया की अंदरूनी लड़ाई की। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को, इसकी वजह क्या है, क्या कारण रहे, कौन है इस सब के पीछे, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सीरिया का गृह युद्ध फिर से सुर्खियों में है क्योंकि सीरिया के नॉर्थ वेस्ट में एक नया विद्रोही गठबंधन इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ने पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट बशर अल असद के फोर्सेस के खिलाफ अचानक हमला करके सरकारी जमीन हथिया ली और दो मेन सिटियों पर अपना कब्जा कर लिया। 26 नवंबर को अपोजिशन समूह हयात तहरीर अल शाम HTS ने अलीपो सिटी के सरकारी इलाकों पर कब्जा करके अलीपो सिटी से दमास्कस तक जाने वाला मेन रास्ता काट दिया। इसके जवाब में रसिया और सीरिया ने एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए हैं। एक बात मैं आपको यहाँ शुरू में ही बताता चलूं कि सीरिया में गृह युद्ध कोई नई कहानी नहीं है। पिछले 10-12 सालों से वहां पर आतंकवादी संगठन अपना कब्जा जमाए हुए हैं। नए रूप में उभरता हुआ संघर्ष जो 3 लाख लोगों को मार चुका है और लगभग 6 मिलियन यानी 6 लाख शरणार्थियों को देश से बाहर जाने पर मजबूर कर चुका है। सीरिया का प्रभाव केवल सीरिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके इस गृह युद्ध की वजह से आसपास के देशों पर भी इसका असर पड़ा है। गतिशील मोर्चे और तेज हो रहे संघर्ष के कारण हजारों लोग नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। लोग अपनी जगहों को, अपनी पैतृक जगहों को छोड़ रहे हैं और स्कूल जैसी जगहों पर जहां पर स्टूडेंट्स को शिक्षा मिलनी चाहिए वहां लोग शरण ले रहे हैं। बात करते हैं आखिर ये वॉर कैसे शुरू हुआ था। संघर्ष शुरू होने से पहले ही बहुत सारे सीरियंस को बेरोजगारी, करप्शन और राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के तहत राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी के बारे में शिकायत थी, यानी कि वो अपने राष्ट्रपति से खुश नहीं थे। मार्च 2011 में सीरिया के दारा शहर में लोकतंत्र आंदोलन उभरने लगे जो कि नेबरिंग कंट्रीज जैसे इजिप्ट, तुर्कमेनिया में रिप्रेसिव रूलर के खिलाफ हो रहे आंदोलन से प्रेरित थे। जब सीरिया सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए घटक बल यानी अपनी स्पेशल फोर्सेस का उपयोग किया तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की मांग प्रदर्शन पूरे देश में उभरने लगे, यानी लोग राष्ट्रपति का त्यागपत्र मांगने लगे, जिसके चलते विद्रोही समर्थकों ने हथियार उठाए, पहले अपने आप को बचाने के लिए और बाद में अपने क्षेत्रों को सुरक्षा बलों से मुक्त कराने के लिए। हिंसा तेजी से बढ़ी और देश का नागरिक युद्ध में अचानक से गिर गया। सैनिकों के सैकड़ों समूह उभरने लगे और संघर्ष ज्यादा से ज्यादा सीरियंस के लिए या मिस्टर असद के खिलाफ एक लड़ाई से ज्यादा हो गया था, यानी कि ये लड़ाई जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए शुरू हुई थी वो अचानक से बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी। विदेशी शक्तियां भी अपना पक्ष लेकर इसमें इन्वॉल्व होने लगी थी। पैसे, हथियार और सोल्जर्स को भेजना शुरू कर दिया गया था। अब जब हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी तब इसका फायदा उठाकर कुछ उग्रवादियों ने, जिहादी संगठनों ने, जैसे कि इस्लामिक स्टेट समूह IS और अल कायदा भी इसमें शामिल हो गए थे। इन ग्रुप्स का भी एक अपना ही लक्ष्य रहता है, यानी कि जिस भी देश में ये चाहें उस देश को बर्बाद कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज से, यानी कि लोगों को मारकर। सीरिया पर इन दोनों ग्रुपों का कम से कम 10-15 साल पुराना कब्जा है। इंटरनेशनली ये बात पहुंची कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी। और जब से ये वॉर चली आ रही है 2016 में, केवल एक बार 2016 में ये वॉर शांत हुई, तब ऐसा लगा था कि इसके बाद सीरिया दोबारा से सीरिया के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। लेकिन उस वक्त की जो फोर्सेस थी वो ज्यादातर सरकारी जो हिस्सा जो आतंकवादियों द्वारा कब्जाया गया था उसे पूर्ण रूप से छुड़ाने में नाकाम थे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस ने पिछले साल अनुमान लगाया था
कि बाहरी रूप से 3,06,887 नागरिक मार्च 2011 से मार्च 2021 तक इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी इस गृह युद्ध की वजह से मारे गए थे। इन मारे गए लोगों में से ये बताया गया एक रिपोर्ट के अनुसार कि 27,126 लोग मासूम थे, यानी कि 27,126 उनकी संख्या थी जो बच्चे थे। उस समय के यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेले बैकलेट ने बताया कि ये जो मरने वालों का आंकड़ा है वो सीधा सीधा युद्ध का परिणाम है। इसमें वो लोग तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हैं जो बेचारे खाने, साफ पानी और हेल्थ केयर इश्यूज के कारण मारे गए थे। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स SOHR, जो कि एक यूके आधारित मॉनिटरिंग ग्रुप है जिसके पास जमीन पर एक नेटवर्क है, उसने मार्च 2023 तक 5,03,064 लोगों की मौत की डॉक्यूमेंट की थी, यानी लिखित रूप से उन्होंने बताया था कि लगभग 5 लाख के लोग करीब वहां इस गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो बात करते हैं इस खेल में कौन कौन इन्वॉल्व है। सीरिया के इस गृह युद्ध में बहुत सारे खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था एक सीरियन विद्रोह के रूप में। सीरिया की सरकार और उसके नेता सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ। तब से बहुत सारे ग्रुप्स ने लड़ाई में हिस्सा लिया है, जिसमें कई ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन ग्रुप्स में शामिल हैं फ्री सीरियन आर्मी यानी FSA, कुर्दिश रेबेल फाइटर्स, सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट, जबहात फतेह अल शाम, हिजबुल्लाह, द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF और हयात तहरीर अल शाम HTS। इंटरनेशनल बॉडीज की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसने इस वॉर को एक नया शेप दिया है। रसिया और ईरान ने सीरिया सरकार का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर अपोजिशन यानी रेबेल्स जो अपनी सरकार से बदला लेना चाहते थे, उनको तुर्की और कई वेस्टर्न पावर्स और कुछ गल्फ अरब स्टेट्स यानी कि सऊदी अरेबिया और कुछ अन्य देशों ने भी उनका सपोर्ट किया। आज तक किसी भी रिपोर्ट में इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक सीधी सादी वजह नहीं बताई गई कि किस कारण से ये युद्ध जो सीरिया में हुआ था उसने इतना बड़ा रूप ले लिया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक टूटी फूटी कॉन्फ्लिक्ट माना गई डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जिसमें मल्टीपल पार्टीज हैं उस कंट्री की भी, और अन्य जो देश हैं जो सीरिया के साथ लगे हुए हैं वो भी इसमें शामिल है। बेचारे इस देश के नागरिक खिंचे चले जा रहे हैं शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स और टेररिस्ट के बीच में। न जाने कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए कौन सी सेफ जगह होगी। बात आती है कि इन सब का इस कंट्री पर क्या इफेक्ट हुआ है इन 12 सालों में। ये जो सीरिया का गृह युद्ध है लगभग पिछले 10-12 सालों से चला आ रहा है। सीरिया के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सीरिया की 22 मिलियन प्री युद्ध की जो आबादी थी, अधिकांश लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। लगभग 6.8 मिलियन लोग इधर उधर डिस्टर्ब हैं, जिनमें से 2 मिलियन से ज्यादा लोग टेंटेड कैंप्स में रहते हैं, जिन लोगों को उनकी बेसिक फैसिलिटीज भी उपलब्ध नहीं है। 2023 के स्टार्ट पर यूएन ने कहा कि सीरिया के अंदर 15.3 मिलियन लोग किसी न किसी रूप में मानव हित सहायता की जरूरत में थे, जो कि युद्ध शुरू होने के बाद ऑल टाइम हाई है। और 12 मिलियन को पता नहीं था कि उनका अगला भोजन कहां से आएगा। आपदा तब हुई जब सीरिया में खाना और ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई और सीरिया देश की करेंसी का कलेप्स हो जाना। और रशिया यूक्रेन वॉर ने आग में घी डालने का काम किया। बीमार और इंजर्ड लोगों की मेडिकल सर्विसेज रेस्ट्रिक्ट कर दी गई, क्योंकि कंट्री के आधे से ज्यादा हॉस्पिटल फुली फंक्शनल थे। लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टर्स सही से लोगों का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, ना ही दवाइयां सही टाइम पर उपलब्ध हो पा रही थी। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि देश के पिछड़े लोग कहाँ गए। सीरियन पॉपुलेशन की अधिकांश लोगों ने मिडिल ईस्ट में ही अपना आश्रय लिया। सीरिया के पड़ोसी देश लेबनान, जॉर्डन और तुर्की ने 90% से अधिक पॉपुलेशन को शरण दी। कुछ परिवारों ने इराक, इजिप्ट या नॉर्थ अफ्रीका के नेबरिंग देशों में अपनी शरण ली और कुछ लोग यूरोपियन देशों की तरफ भाग गए। 2015 के यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस के दौरान 1.3 मिलियन सीरियंस ने जर्मनी, स्वीडन, हंगरी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस और बुल्गारिया में शरण मांगी थी, जिसमें से सबसे अधिक एप्लीकेशंस इन्हीं देशों ने प्राप्त की थी। अब बात ये आती है कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से ताजा हो गया है। दरअसल ये हुड़दंग लास्ट वीक शुरू हुआ जब रेबेल्स ने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम
मिलिट्री ऑपरेशंस कमांड है। उन्होंने जल्दी से अलीप्पो के बाहर के गांव और उसके बाद सिटी के अधिकतर हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लिया। ऑफेंसिव शुरू होने के एक हफ्ते बाद रिबेल्स ने थर्सडे को हामा में प्रवेश किया, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सिटी है, लगभग 150 किलोमीटर साउथ ऑफ अलीप्पो में। सीरिया की आर्मी ने कहा कि वो सिटी से विड्रॉ कर रहे हैं। हामा को लेकर रेबेल्स ने कहा उनका लक्ष्य साउथ में स्थित होम सिटी पर कब्जा करना है। अलीप्पो सिटी की हार असद की सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सेटबैक है। सीरिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी होने के साथ साथ इकोनॉमिक कैपिटल भी है। ये दुनिया की सबसे पुराने बसाए हुए देशों में से आता है। हामा डायरेक्ट सप्लाई लाइंस प्रोवाइड करती है दमेस्कस और अलीप्पो के बीच में। रेबेल्स अभी तक इस सिटी को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। अब ये लोग जो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर लड़ाई कर रहे हैं, आखिर वो है कौन? नए ग्रुप्स में अपोजिशन के अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल हैं, जिसमें इस्लामिस्ट फैक्शन से लेकर मॉडरेट्स तक सब शामिल हैं। उन्होंने हयात तहरीर अल शाम STS कहते हैं, जो पहले सीरिया में एक अलकायदा से एफिलिएट था, जिसका नाम अल नुसरा फ्रंट था। इस समूह ने अलकायदा के साथ अपने रिलेशन खत्म कर दिए और इल्दिब में वह डिफेक्टो शासक बन गए हैं। उनके साथ तुर्की के समर्थन वाले समूह और US वाले समूह शामिल हुए हैं। सिचुएशन को और भी जटिल बनाया गया है, क्योंकि कुछ रेबेल समूह सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुर्की के समर्थन वाले फ्री सीरियन आर्मी, जो रेबेल गठबंधन का हिस्सा हैं, जो अलीप्पो सिटी के अधिकांश हिस्से पे कब्जा कर चुके हैं, उन्होंने रविवार को कहा तल रिफात शहर और अलीप्पो गवर्नोरेट की उत्तरी हिस्से में शिफ्ट इन दखना और शेख ईसा के टाउन्स पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अलीप्पो के उत्तरी देहात में स्थित सालेह और नजीरबाहे के गांवों पर भी कब्जा कर लिया है। ये टेररिस्ट पहले बशर अल असद की सरकार द्वारा नहीं, बल्कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स द्वारा कब्जा ली गई थी। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बड़ी तरह से कुर्दिश फाइटर्स से बने होते हैं, जो एक समूह है जिसे पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पड़ोसी देश तुर्की एक आतंकवादी संगठन मानता है। तो यहाँ खत्म होती है सीरिया के इतने सालों से चले आ रहे पुराने कॉन्फ्लिक्ट की कहानी। और अभी तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितने सालों तक और चलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानी आप सुनने के लिए हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।